नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज के क्लास में हम लोग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी मेंस एग्जाम तथा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम बीएसएनएल की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो भारत में बिहार में सर्वप्रथम बीएसएनएल मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। बीएसएनएल कंपनी ने सर्वप्रथम वर्ष 2000 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत में कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत है? तो भारत की कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रतिशत जो है 2% है। और सबसे ज़्यादा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो है किस राज्य में है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सड़क नेटवर्क जो है महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा पक्की सड़कें भी महाराष्ट्र में हैं। सबसे ज़्यादा माल परिवहन अगर होता है किसी माध्यम से तो वह है सड़क परिवहन। सड़क मार्ग से सबसे ज़्यादा माल परिवहन होता है और लगभग 65% के आसपास सड़क परिवहन से माल परिवहन होता है, वस्तुओं का आवाजाही होती है। और यात्री यातायात का लगभग 90% सड़क नेटवर्क से होता है, सड़क मार्ग से होता है। तो यह दोनों क्वेश्चन याद रखने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा वस्तुओं का आवाजाही किस मार्ग से होता है? तो वह सड़क मार्ग से होता है। और सबसे ज़्यादा यात्री यातायात जो है आवागमन किस मार्ग से होता है? वह सड़क मार्ग से होता है। वस्तुओं का आवागमन 90% वस्तुओं का 65% वस्तुओं का आवागमन सड़क मार्ग से होता है और 90% यात्री यातायात जो है यात्रियों का आना जाना सड़क मार्ग से होता है। और सबसे ज़्यादा अगर कच्ची सड़कों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कच्ची सड़कें उड़ीसा में हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार में क्या नहीं पाया जाता है? मैग्नीज, सोना, कोयला, लोहा। तो बिहार में यह सब पाए जाते हैं। बॉक्साइट बिहार में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% क्षेत्रफल पर कृषि कार्य होता है। तो डी ऑप्शन सही है इसका। अगला बिहार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। जैसे अगर बिहार राज्य को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो बिहार राज्य भौगोलिक दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है, जो 2.86% की हिस्सेदारी के साथ 13वें नंबर पर है। मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा जो है वह 2.86% है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य राजस्थान है, जिसके हिस्सेदारी भारत के क्षेत्रफल में 10.41% है। तो बिहार की हिस्सेदारी 2.86% है। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान 3rd नंबर पे है। तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का बिहार है। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान जो है वह 1 है और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या जो है वह 12 है। कुल भूमि क्षेत्रफल में अगर बिहार में वनों की बात की जाए तो जितनी बिहार में भूमि क्षेत्रफल है उसके 7.30% भाग पर वन लगे हुए हैं। और बिहार के क्षेत्रफल जो है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल जो है कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण जिले में है और सबसे कम वन क्षेत्रफल शिवहर और शेखपुर में है। इसी प्रकार से अगर जीडीपी में प्रथम, द्वितीय मतलब कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 2021-22 में कृषि की हिस्सेदारी बिहार की जीडीपी में 21.2% थी और उद्योगों की हिस्सेदारी 18.1% तथा सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 60.7% थी।
अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार किसने दिया? तो प्रारंभ में किफायत का विरोधाभास का विचार वर्नांड मैंडिवले ने दिया था। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव ऋणात्मक हो कहलाती है? तो सामान्य वस्तुओं के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, ऐसी वस्तु धनात्मक बताया गया है। तो ऐसी वस्तु जिसके लिए आय प्रभाव धनात्मक हो तो ऐसी वस्तु कौन सी कहलाती है? तो सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होता है। इसके अलावा विलासिता की वस्तु के लिए भी आय प्रभाव धनात्मक होता है। विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में जैसे आय प्रभाव के बारे में क्वेश्चन पूछता है और कभी कभी आड़ी लोच के बारे में भी प्रभाव क्वेश्चन पूछ लेता है। तो विलासिता की वस्तुओं के संबंध में या सामान्य वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव जो है वह धनात्मक होता है, और आड़ी वस्तुओं के संदर्भ में, विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में आड़ी लोच की बात पूछ लेता है कभी कभी। जैसे स्वतंत्र वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच जो है 0 होती है, पूरक वस्तुओं के लिए संबंध में मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है, स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच अनंत होती है। तो यह कुछ मांग की आड़ी लोच की महत्वपूर्ण बातें थी, जो स्वतंत्र वस्तु के लिए 0, पूरक वस्तु के लिए ऋणात्मक, स्थानापन्न वस्तु के लिए धनात्मक और पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए अनंत होती है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु के लिए याद रखना है, यह पूछता है एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें 6 में कोई नहीं आंसर है। अगला 7 में गॉसन का प्रथम नियम है। तो गॉसन का जो प्रथम नियम है उसको कहा जाता है उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम, गॉसन के प्रथम नियम को उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है, और गॉसन के द्वितीय नियम को समसीमांत उपयोगिता नियम कहा जाता है। गॉसन का प्रथम नियम उपयोगिता ह्रास नियम है, गॉसन का द्वितीय नियम समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। गॉसन का जो सेकेंड नियम होता है उसके कई उपनाम हैं, जैसे प्रतिस्थापन का नियम, समसीमांत उपयोगिता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, तटस्थता का नियम, उपभोग का नियम, मितव्ययता का नियम, अनुपातिकता का नियम। यह गॉसन के सेकंड नियम के नाम है, और गॉसन का फर्स्ट नियम उपयोगिता ह्रास नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा होगा, कैसा होगा? धनात्मक, आय प्रभाव के बराबर, ऋणात्मक, ए तथा सी दोनों सही हैं। तो प्रतिस्थापन प्रभाव जो है हमेशा ऋणात्मक होता है और आय प्रभाव हमेशा धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, एक उपभोक्ता का मांग वक्र प्राप्त किया जा सकता है, कैसा? लारेंज वक्र से, कीमत उपभोग वक्र से, आय उपभोग वक्र से, एंजल वक्र से। तो एक उपभोक्ता का मांग वक्र जो है वह कीमत उपभोग वक्र से प्राप्त किया जा सकता है। उपभोक्ता का मांग वक्र, कीमत उपभोग वक्र, PCC क्या है? कीमत उपभोग वक्र किसे कहते हैं? तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन कीमत प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार से एक होता है ICC, आय प्रभाव वक्र। तो आय प्रभाव वक्र क्या होता है? उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन से उपभोग की मात्रा के प्रभाव के मध्य संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को आय प्रभाव वक्र कहा जाता है, या आय उपभोग वक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, कीमत रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ता के सीमाओं को, पसंद को, कीमत को, आय को। तो कीमत रेखा या बजट रेखा जो है उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है। किसे कहते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा? तो बजट रेखा दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है या सीमाओं को बताती है। उपभोक्ता अपनी सीमित आय एवं वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर खरीद सकता है। उपभोक्ता वक्र का जो समीकरण होता है या उपभोक्ता बजट रेखा का समीकरण जो होता है वह PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY, यह बजट रेखा का समीकरण है। और बजट रेखा की अगर ढाल की बात की जाए तो बजट रेखा का ढाल माइनस PX अपान PY द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह बजट रेखा का ढाल है। बजट रेखा का आरेख जो है वह बाएं से दाएं नीचे गिरती हुई होती है, और जिसमें बजट रेखा पर जो बिंदु होते हैं वह सभी बिंदु प्राप्त बिंदु होते हैं। बजट रेखा के अंदर भी यह भी प्राप्त बिंदु है, लेकिन इसे अकुशल बिंदु भी कहा जाता है, अकुशल बिंदु भी कहा जाता है। और बजट रेखा के बाहर जो है वह अप्राप्त बिंदु कहलाता है। जैसे डी बिंदु है तो डी पे उपभोक्ता कोई भी वस्तु प्राप्त या खरीद नहीं सकता है। तो यह बजट के संबंध में, बजट रेखा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला क्वेश्चन है तो कीमत रेखा या बजट रेखा व्यक्त करती है उपभोक्ता की सीमाओं को व्यक्त करती है, ए सही हो जाएगा।
कीमत प्रभाव बराबर होता है। तो कीमत प्रभाव बराबर होता है आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव, या प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। ए सही है 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, समसीमांत तुष्टिगुण नियम कहलाता है। तो समसीमांत तुष्टिगुण नियम जो है गॉसन का सेकंड नियम कहलाता है, गॉसन का द्वितीय नियम। सी ऑप्शन सही है। इसके अलावा गॉसन के द्वितीय नियम को प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, तटस्थता का नियम, उपभोग का नियम, मितव्ययिता का नियम, आनुपातिकता का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का तीसरा सूत्र क्या है। तो सैमुअल्सन के अनुसार मांग के तार्किक सिद्धांत का जो तीसरा सूत्र या नियम होता है उसको उद्घटित अधिमान सिद्धांत या प्रकटित अधिमान सिद्धांत कहा जाता है। प्रकटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर सैमुअल्सन हैं, जो व्यवहारिक जीवन में मांग वक्र की व्याख्या करते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग 60 इकाई से बढ़कर 90 इकाई हो जाती है जब कीमत 24 रुपये से घटकर कितनी 20 रुपये रह जाती है। तो मांग की लोच निकालना है। तो मांग की लोच निकालने के लिए 60 इकाई से मांग बढ़कर 90 हो जा रही है। तो डी क्यू हो जाएगा 30 और क्यू प्रारंभिक क्यू रहेगी, प्रारंभिक क्यू रहेगा 60 और कीमत कितनी हो जा रही है, कीमत बढ़ के कीमत कितनी है 24 रुपये से घट के हो जा रही है 20 रुपये। तो पी कितना हो जाएगा डी पी, तो डी पी हो जाएगा 4 - 4 हो जाएगा और नहीं 4 रहेगा और डी क्यू हो जाएगा 60, डी क्यू नहीं पी हो जाएगा, पी अब कितना बचेगा, पी बचेगा 24, पी हो जाएगा 24। तो अब इसको सूत्र में रख के निकाल देना है। तो मांग की लोच का सूत्र होता है डी क्यू अपान डी पी इंटू क्यू अपान पी। तो 60, तो अब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा 30/4 गुणे 24/60, 30/60 गुणे 24/60। ये 30 जो है माइनस में रहेगा, पहले सूत्र में भी माइनस लगा रहा था तो ये प्लस हो जाएगा। तो 30 × 60, ये 4 रहेगा यहाँ 4, सब 24 हो जाएगा। तो 4 × 24 10, तो 3 आंसर आ जाएगा इसका। इसको फिर से एक बार लिख के बता रहे हैं, 30/4 गुणे 24/60। ये माइनस है, सूत्र में भी माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता है। 4 तो ये 6 से कट जाएगा तो 6 और ये 10 से कट जाएगा तो ये कट जाएगा तो 3 बचेगा। तो इसमें 3 है ही नहीं कोई, तो इसमें कोई नहीं हो जाएगा। अगला, उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित कौन से 2 अर्थशास्त्री हैं। तो हिग्स और हैंसन जो है उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित अर्थशास्त्री हैं। हिग्स और हैंसन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, आय प्रभाव समानता होता है। तो आय प्रभाव समानता जो है धनात्मक होता है, सी ऑप्शन सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत संबंधित है। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो है वह लोक व्यय तथा लोक आगम से संबंधित है, दोनों से संबंधित है। बी, ए तथा बी दोनों सही हैं। 17 का सही आंसर सी है। लाभ के 9 प्रवर्तन सिद्धांत का जनक कौन है। तो लाभ के 9 प्रवर्तन सिद्धांत का जनक प्रोफेसर शुम्पीटर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में तटस्थता वक्र या तटस्थता जाल दर्शाया गया है। तो यह तटस्थता जाल यह होता है जो मुद्रा की मांग या एक्स अक्ष के समांतर क्या होता है, पूर्णतः लोचदार होता है तटस्थता वक्र। तो इसमें ये क्या है, सी और डी, सी डी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 19 का सही आंसर सी है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन सबको पता होगा किसने किया था। तो तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था। तो कीन्स है ही नहीं ऑप्शन में, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी। तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स ने, तरलता अधिमान सिद्धांत या तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। तो डी हो जाएगा, कोई नहीं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक। तो ट्रीटीज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक जो हैं प्रोफेसर जेबी से हैं। जेबी से, सी ऑप्शन में दिया गया है, सी है सही। अगला क्वेश्चन है,
से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है। तो से के बाजार नियम की क्या मान्यता नहीं है, देख लेते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, अगला है संग्रहण का अभाव, दीर्घकाल, पूर्ण प्रतियोगिता। तो से के बाजार के नियम में जो है बंद अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। तो इसके लिए ए ऑप्शन नहीं है, ए गलत है, इसलिए गलत पूछा गया है, तो यही सही हो जाएगा। अगला, किन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन है, इसका बचत का, विनियोग का, व्यय का, आय का। तो किन्स के सिद्धांत में उपभोग फलन जो है आय का, किन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन जो है आय का फलन होता है। डी सही है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन, सी बराबर 5 प्लस 0.75y है तो गुणक है, तो गुणक क्या हो जाएगा, सी। तो गुणक बराबर 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.75 निकाल लेंगे तो 1/0.25, तो बचेगा 4 आंसर आ जाएगा इसका। तो 4 बी ऑप्शन में दिया गया है, बी सही है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, बचत गुणक परिभाषित करता है। तो बचत गुणक I/R द्वारा परिभाषित होता है। इसके अलावा गुणक के और सूत्र होते हैं कई, जैसे 1/1 माइनस MPC हो गया एक, और 1/MPS। MPC जो है गुणक से सीधा संबंध रखता है और MPS गुणक से विपरीत संबंध रखता है, और इसके अलावा 1/R यह भी गुणक का सूत्र है, तो ये सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, गुणक का आकार किस पर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर, बचत उपभोग प्रवृत्ति पर, एक तथा बी दोनों पर, कोई नहीं। तो गुणक का आकार जो है वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए सही आंसर बी है। 26 का सही आंसर बी है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, IS वक्र प्रतिनिधित्व करता है। तो IS वक्र जो है वस्तु बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, तो 27 का सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है 29, राजकोषीय नीति का उद्देश्य है रोजगार की उत्पत्ति, कीमत की स्थिरता, आर्थिक वृद्धि, सभी। तो यह सभी जो है राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं, डी सही है। अगला, वर्तमान में बिहार राज्य का वित्त मंत्री कौन है, तो विजय कुमार चौधरी वर्तमान में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। तो मध्यकालीन ऋण जो है वह 5 वर्ष के लिए दिया जाता है, ये सही है 31 का।